आपके नजदीक भारत एक नॉर्मल मुल्क है? भारत नॉर्मल मुल्क है। नॉर्मल मुल्क है। हाँ हाँ, वो नॉर्मल मुल्क है, नॉर्मल मुल्क है। की सुई इस पे नहीं अटकी हुई है कि पाकिस्तान को मार दें, जेर करना है। उनकी सुई नहीं अटकी है? ना ना ना, वो उनका मुकाबला चीन के साथ है। ये बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया जो है इमर्जिंग एक पावर है एशिया लेवल पे, चाइना के बाद समझ ले या चाइना के साथ, तो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त आजाद है। आपने कौन सी नई यूनिवर्सिटियां ऐसी बना दी हैं जिसमें कमाल की तालीम मिलती हो? आपके नजदीक चलें, मैं इसे थोड़ा सादा कर लेता हूं, आपके नजदीक भारत एक नॉर्मल मुल्क है? भारत नॉर्मल मुल्क है। हाँ, अच्छा मुल्क नहीं है। भारत एक नॉर्मल मुल्क है। हाँ हाँ, वो नॉर्मल मुल्क है, नॉर्मल मुल्क है। पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है क्योंकि यहाँ पे अब कुक नहीं मिलते। भारत जो है वो नॉर्मल मुल्क है, पाकिस्तान अब नॉर्मल मुल्क है जी। उनकी सुई इस पे नहीं अटकी हुई है कि पाकिस्तान को मार दें, जेर करना है। उनकी सुई नहीं अटकी ना है? ना ना ना, वो उनका मुकाबला चीन के साथ है। लेकिन सुनिए सुनिए, चीन के साथ मुकाबला है, मगर चीन के साथ उनकी तिजारत देखे कितनी है? पता है कितनी है? 70 अरब डॉलर तिजारत तो है ना। अच्छा, पाकिस्तान और चीन की कितनी है? उसका 10वां हिस्सा भी नहीं, 10वां हिस्सा भी नहीं है। उन्होंने देखे उनकी इंडस्ट्री कहां पहुंची है, वो खला में पहुंचे, हमारा खलाई प्रोग्राम शुरू भी नहीं। असल में इशू ये है कि हम लोग कुछ हकायक को देखते नहीं, मानते नहीं। हकायक ये है कि मतलब ये हम लोग इकोनॉमिक सेंचुरी में रह रहे। अब इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मतलब ये जितने भी ममालिक हैं उनका डिपेंडेंस जो है वो इकानमी पे। इंडिया और अरब वर्ल्ड के दरमियान इस वक्त 154 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड है। तो दो तरफा तिजारत 154 अरब डॉलर की। इसमें इंडिया की तरफ से 44 बिलियन डॉलर जो एक्सपोर्ट हैं और अरब वर्ल्ड की तरफ से 110 अरब डॉलर है। तो ये कभी भी वो इग्नोर नहीं करेंगे, वो इस इंटरेस्ट को देखते हैं। जब अरब वर्ल्ड माशियात और तिजारत खून पे हावी है, बिल्कुल है, इसमें हम लोग इस चीज़ को मतलब इग्नोर करते हैं। हमारा मसला यही है कि मतलब हम लोग नेशनल लेवल पे बिल्कुल इकोनॉमिक और फैक्ट्स को, इंटरनेशनल रिलेशन, नथिंग इज परमानेंट इन रिलेशनशिप, ओनली नेशनल इंटरेस्ट। अगर इस चीज़ को देखेंगे तो वो अरब वर्ल्ड अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखे। आपने यमन में फौज भेजने की मुखालफत कर दी तो सऊदी अरब ने क्या कर दिया, जाके डायरेक्ट रेड कार्पेट इस्तकबाल किया था मोदी का। अभी भी वही सूरत हाल है। अगर ये लोग इतने, अगर इस्लाम के सपोर्टर होते, इसको फेवर करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नैरेटिव को सपोर्ट करते, तो वो इस तरह के इस्तकबाल नहीं करते। तो ये हमारे लिए भी एक पैगाम है कि हम लोग इस चीज़ को, जब आपको 70s में 80s में ज़रूरत थी अरब वर्ल्ड को पाकिस्तान के, तो आपको मिलिटेंसी के लिए इस्तेमाल किया गया, आपको स्पॉन्सर किया गया। लेकिन इस वक्त उनको इंडिया ज़रूरत है डेवलपमेंट के लिए, स्किल्स के लिए, आईटी के लिए और दूसरे सेक्टर्स में डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने इंडिया को ही प्रेफर करना है, कोई सपोर्ट करना है, तो लाजमन वो उस चीज़ को इग्नोर करेंगे। उसका कंसर्न इससे नहीं, अभी रिलीजन को एज ए टूल इस्तेमाल करें। जब बारी आती है तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और दुनिया की बड़ी बड़ी जो यूएन की तंजीमें हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ आके खड़ी होती हैं। अगर इकानमी की बात आती है तो दूसरी फॉरेन पॉलिसी की आ जाती है जी। ये बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया जो है इमर्जिंग एक पावर है एशिया लेवल पे, चाइना के बाद समझ ले या चाइना के साथ तो कंपेयर पे। हमारे अंदर भी मतलब इतने वो सख्त नहीं है कि हम लोग किसी के खिलाफ बाइकाट कर लें या किसी को कन्विंस कर लेना, वी कैन कन्विंस कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि फॉरेन पॉलिसी की वजह ये है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस वक्त आज़ाद है। आज़ाद होने के साथ वो तो बिल्कुल क्लियर कट है कि आज़ाद है। इसमें बहुत से लोग मतलब कुछ क्लियर कहते भी नहीं, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपनी स्पीचेस में कहते रहे, हिंदुस्तान जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे तो भारतीय खारजा पॉलिसी का वो खुद एतराफ़ करते रहे। तो यही तो वजह है ना। अब हमारे जो 2018 से लेकर अभी 2022 तक जो फॉरेन पॉलिसी थी, तो मतलब हमें तो मतलब इसकी कोई टारगेट्स नज़र ही नहीं आ रहे। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो वर्ल्ड लेवल पे देख ले, रीजनल लेवल पे देख ले, या मतलब आप लोग ग्लोबल लेवल पे देख ले, उनके इन्फ्लुएंस। इसी तरह वेस्ट के साथ देख लें, अरब वर्ल्ड के साथ देख लें, तो उन्होंने एक अपनी इफेक्टिव फॉरेन पॉलिसी, जिसकी बिना पे उन्होंने अपने जो उनके नेगेटिव पॉइंट्स है, जो उनके जो मतलब ब्लैक पॉइंट्स है, जो स्पॉट्स है उनके फोरहेड पे इंडिया के, उन्होंने वो छुपाए हुए। वो इफेक्टिवनेस की वजह से वो हर वक्त डिप्लोमेसी उनकी इफेक्टिव है। तो हमारे यहाँ तो मतलब बिल्कुल कोई चीज़ नज़र आ ही नहीं रही। मतलब उस लेवल पे हमारे यहाँ उतने ड्रॉबैक्स नहीं है, उतने मतलब रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म नहीं है, उतने इथनिक वायलेशंस नहीं है, उतना माइनॉरिटी वायलेशन है जितना इंडिया में।
लेकिन इंडिया ने उसको बिल्कुल स्मार्ट तरीके से एक मतलब वाइजली उसको कवर अप किया हुआ है, लेकिन हम लोग अभी तक मतलब हाथ पे हाथ बैठकर बैठे हुए हैं। हालांकि ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए कोई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 6 महीने लगा सकते हैं, लेकिन ये हमें 3-4 साल से लगा है। बिल्कुल छपा है और ये एक हिंदुस्तानी अखबार है, उसने आपको कोट करके लिखा, मैं कोट अन कोट आपको बता रहा हूँ, कह रहे हैं पाकिस्तान नीड टू बी अ नॉर्मल कंट्री। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान को, इसका मतलब पाकिस्तान भी एक अबनॉर्मल मुल्क है। यस यस, पाकिस्तान एक अबनॉर्मल, यस अबनॉर्मल मुल्क है। और मैं इसकी वजाहत अब करना चाहता हूँ। एक नॉर्मल मुल्क वो है जो लोगों की खुशहाली चाहता है, सबसे पहले अपने लोगों की खुशहाली चाहता है। हम क्या चाहते हैं कि कश्मीर फतह करें, लेकिन सबसे पहले अपने मुल्क के हालात तो सुधारो। सारी अगर सुई आकर एक ही चीज के ऊपर अटक जाए तो फिर ये एक सेहतमंद चीज नहीं है, ये एक नॉर्मल मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता। अब देखिए यहाँ जो बासर तबके हैं और इसमें फौज और सियासतदान दोनों शामिल हैं, वो इस हाथ से भी छीनते उस हाथ से भी छीनते। देखें उन्होंने कितनी जमीनों के ऊपर कब्जा किया हुआ है, औने पौने वो खरीदते हैं, खरीदते भी क्या, उनको तोहफा मिलता है और फिर अरबपति बन जाते हैं। और किसको बेदखल करते हैं? बेचारे गरीब को। तो जो किसान है, जो मजदूर है, उसको तो उन्होंने उठाकर एक तरफ कर मैं समझ रहा हूं। अच्छा, तो ये नॉर्मल नहीं है। हमारी हुकूमत, हमारी रियासत के रवैये एबनॉर्मल हैं, क्योंकि हमारी सुई एक चीज पे अटकी हुई शुरू दिन से, वो किसी तरह से कि हिंदुस्तान को मात दी जाए, और उस अंधी दुश्मनी में हमने अपने आप को तबाह कर दिया। अब आप देख लीजिए कि मुकाबला कीजिए पाकिस्तान और बांग्लादेश का। बांग्लादेश जिसको हम बिल्कुल फटीचर मुल्क समझते थे, हम समझते थे वो बचेगा भी नहीं। और मेरे बचपन में हम तो बंगालियों के ऊपर क्या मजाक उड़ाते थे, आज वो हमसे मीलों आगे निकल गए। लाहौर में कितने नए अस्पताल बन गए हैं, मास्क कुछ अस्पताल बने हैं ये अपना पिछले 31 सालों के अंदर, बाकी तो वही पुराने अस्पताल हैं आपके पास। और उनकी जो मशीनें हैं उनमें भी कोई आपने की वही तब्दीली नहीं की। आपने कौन सी नई यूनिवर्सिटियाँ ऐसी बना दी हैं जिसमें कमाल की तालीम मिलती हो? हाँ, यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं अमीरों के लिए, जहाँ पर लाखों रुपए की फीसें देकर लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, गरीब के बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। तो फिर पैसा गया कहाँ? मैंने ये सवाल करने का मुझे हक है, ये नहीं है। मैं किसी ABCD की बात नहीं करता। के बारे में अगर जानना हो तो 2 चीज़ों का होना जरूरी है। पहला धन बल, यानी वह व्यक्ति या देश कितना आर्थिक रूप से मजबूत है, और दूसरा सामरिक दृष्टि से यानी बाहुबल से वह व्यक्ति या देश कितना मजबूत है। अगर एक भी हो तो उसको मजबूत माना जाता है और उसको आदर दिया जाता है, लेकिन अगर दोनों हो तो फिर कहने को क्या। आज भारत की स्थिति ऐसी है कि भारत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामरिक दृष्टि से भी अपने को सक्षम बना लिया है, मजबूत बना लिया है। अगर वर्ल्ड बैंक और IMF के रिपोर्ट की बात माने तो यह उसने पूर्वानुमान में कहा है कि भारत 2027 तक तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति अमेरिका और चीन के बाद बन जाएगा। उसी तरह वर्ल्ड फायर पावर इंडेक्स के 2022 की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि भारत अमेरिका, रूस और चीन के समकक्ष, अब चीन के आसपास ही खड़ा हो गया है। दुनिया की जो 2 बड़ी सामरिक शक्ति है, अमेरिका और रूस, उसके बाद चीन का स्थान है। भारत चीन के ही समकक्ष आकर खड़ा हो गया है, और यही कारण है कि भारत आज आंख में आंख मिलाकर जवाब दे रहा है। भारत पर किसी का दबाव कायम नहीं हो रहा है, और इसी के चलते चाहे चीन रूस का गुट हो या फिर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों का गुट हो, भारत को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका नमूना आप लोगों ने पिछले 6 महीने में देखा ही होगा कि चीन और रूस द्वारा बुलाई गई जो बैठक हो, चाहे ब्रिक्स का संगठन की बैठक हो या फिर संघाई कॉरपोरेशन का बैठक हो या फिर रीजनल इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस की बैठक हो जो अफगानिस्तान पर बुलाई गई थी, इन सब में भारत को तो बुलाया जाता ही रहा है और भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। और यही नहीं, जो चीन द्वारा अभी हाल में ब्रिक्स की बैठक बुलाई गई थी, पाकिस्तान उसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन भारत ने चीन पर भी दबाव बनाकर पाकिस्तान को नहीं आने दिया, जबकि पाकिस्तान को बुलाने का निर्णय चीन को ही लेना था, क्योंकि चीन ही अब की साल उस ब्रिक्स का अध्यक्ष था और अध्यक्ष होने के नाते चीन को यह डिस्क्रिप्शन हासिल था कि वह किसी भी देश को मेहमान के रूप में बुला सकता है। उसी तरह अगर अमेरिका के गुट के बारे में अगर आप देखें
तो अमेरिका द्वारा जो भी क्वाड बनाया गया, I2U2 बनाया गया, G7 बनाया गया और फिर G20 की जो बैठक हो रही है, उन सब में भारत को प्रमुखता से स्थान दिया जा रहा है। तो यह हमारे बढ़ते हुए आर्थिक और सामरिक ताकत का परिचायक है और यही कारण है कि अब कहा जा रहा है कि दुनिया में केवल दो ध्रुव, चीन और अमेरिका ही नहीं, अब बल्कि तीसरे ध्रुव का भी उदय हो गया है और वह है भारत। इसके लिए हमें गर्व है और ऐसे ही हम लोग सब मिलजुल कर आगे बढ़ते रहेंगे तो वह दिन दूर नहीं कि इससे भी हम ऊपर की ओर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।